लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। सुबह का चाय नाश्ता निपटा कर थकी हारी सुधा जी अभी बेड पर ही लेटी हुई थी कि सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 5 साल हो गए आपको गए हुए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोच कर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गईं। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कसकर पकड़ा था उन्होंने। शायद उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि हम दोनों का साथ छूटने वाला है, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांसें रुक गईं। हार्ट अटैक आया था और चले गए मुझे छोड़कर। सुधा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वो लगातार उनकी तस्वीर को निहारते हुए अतीत के गलियारों में भटकने लगी। तभी उनका इकलौता बेटा संजीव आया, और उसके आने की आवाज से सुधा जी वापस वर्तमान में पहुंच गईं। तभी उनका बेटा संजीव गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ, आज बहुत थकावट हो गई है। दरअसल मेरा ऑफिस बहुत दूर है ना, इसलिए आने जाने में ही रोज 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ देर रुककर संजीव बोला, माँ, वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुधा जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से बोली, तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। फिर संजीव ने उत्सुकता के साथ कहा, तो माँ, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? सुधा जी ने पूछा तो संजीव चेहरे पर उदासी लिए कहने लगा, हाँ माँ, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा इतना पैसा कहाँ से लाऊं। इतने में संजीव की पत्नी अनीता तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अरे तो क्या हुआ? माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो जरूरत में काम आने के लिए ही बनवाई जाती है, सुधा जी ने कहा। तो अपनी माँ की बात सुनकर संजीव और उसकी पत्नी अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद संजीव एक मिठाई का डिब्बा घर लेकर आया और चेहरे पर खुशी लिए बोला, माँ, अनीता, यह लो, मुंह मीठा करो। जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा था, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर सुधा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा। इस मकान का क्या करना है? तुम एक काम करो, वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेचने पर लगा दो। अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर अनीता तपाक से बोली, बेचना क्यों है माँ जी, आप तो रहेंगे ना यहाँ। यह सुनकर सुधा जी को तेज झटका लगा, मैं यहाँ अकेली? इतना कहकर सुधा जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। तभी संजीव बोला, हाँ माँ, अनीता ठीक कह रही है। दरअसल वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने तो केवल 2 बेडरूम वाला घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहना, और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। संजीव की बातें सुनकर अनीता और भी अधिक उत्साहित हो गई, लेकिन दूसरी ओर सुधा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उसके बाद वो कुछ कहने लायक ही नहीं रही। थोड़ी देर तक अपने बेटे को एकटक देखती रह गई। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। लेकिन रह रहकर उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहे थे। सुधा जी के बेटे संजीव की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, और अभी उनका जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था
लेकिन कहीं न कहीं सुधा जी को महसूस होने लगा था कि उनकी बहू अनीता अलग रहना चाहती थी। अनीता ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की थी, परंतु अनीता के हाव भाव और संजीव की बातों से सुधा जी समझ गई थीं कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा अनीता को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी, उसके मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। एक महीने के अंदर ही संजीव और अनीता अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सुधा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर सुधा जी का गुजारा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वैसे तो सुधा जी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वो 15 सालों से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा इतना स्वार्थी हो चुका था। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वो अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की एक तारीख आई तो उनकी किराएदार नेहा किराया देने के लिए आई। सुधा जी को आवाज लगाने लगी तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। नेहा अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो सुधा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन कर रहने वाले सुधा जी को आज इस तरह बेहाल अवस्था में देखकर नेहा का दिल भर आया और बोली, आंटी, आखिर हो क्या गया है आपको? ये आपने कैसी हालत कर दी है अपनी? इस पर सुधा जी बोली, बेटा, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसलिए बनने संवरने का दिल नहीं करता। अब तो ये हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने को। नेहा, अब तो मुझे लगता है कि जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी हैं। नेहा बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वो अपने लिए समय निकाल लेती थी। नेहा जल्दी से अपने घर गई और सुधा जी के लिए खाना बनाकर ले आई। थोड़ी देर हाल चाल बांटते हुए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर सुधा जी को देखकर नेहा कहने लगी, आंटी, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। एक काम करना, आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बैठा कर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। नेहा ने इतने अपनेपन से यह बात कही तो सुधा जी उसे मना न कर सकी। उन्होंने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। अब हर रोज सुबह सुधा जी नेहा के साथ योगा क्लास पर जाने लगी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से सुधा जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। नेहा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर सुधा जी ने कहा, मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे। इतना कहकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सुधा जी की बहू अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। संजीव सुधा जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। अनीता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन सुधा जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 3 महीने का हो गया तो संजीव ने कहा, माँ, अब मुन्ना 3 महीने का हो गया है, अब मैं और अनीता उसे संभाल लेंगे। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें वापस छोड़ गया।
अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वे उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगी थी। अपने घर वापस आकर भी रह रहकर अपने पोते की किलकारियां उनके कानों में गूंजने लगती थीं। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा आकर उन्हें ले जाता था और वो भी खुशी खुशी चली जाती थी। इसी बहाने अपने पोते से भी मिल लेती थी। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे। अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी वो सारा काम खुशी खुशी कर लेती थी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता तब संजीव उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाता था। इस दीपावली पर भी संजीव हर बार की तरह अपनी माँ को अपने घर ले गया था। उनकी बहू अनीता ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े सुधा जी की हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ाया और वे कुछ समय के लिए लेट गईं। अपनी सासू माँ को इस तरह बीमार पड़े देखा तो अनीता ने संजीव को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ आइए। सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गए हैं। अब वो अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती सुधा जी के कानों में एकाएक आवाज पड़ी, माँ उठो, ये बुखार की गोली खा लो और चलो आपको घर छोड़ देता हूँ। संजीव के ये शब्द कानों में पड़ते ही सुधा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कानों में गर्म शीशा घुल गया हो। उनका मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए जा रहा है, और वो भी तब जब मेरी ये हालत है। जब तक काम कर रही थी तब तक माँ की जरूरत थी। थोड़ी देर के लिए बीमार क्या पड़ी, अपने ही बेटा और बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। भारी मन और आंखों में आंसू लिए जब सुधा जी घर पहुंची तो नेहा बाहर निकल कर आई और सुधा जी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे, और आपके बेटा बहू कहाँ है? सुधा जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही कह पाई, अपने घर पर। ऐसा कहते हुए उनकी नजरों में उदासी के भाव को नेहा ने भांप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास दीपावली की तैयारियां करवाने आ गई। उनका घर संवारा और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, आइए आंटी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद नेहा थाली में खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनुहार देखकर सुधा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। यही प्यार और अपनापन तो वो अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें सुधा जी के मन में काफी दिनों तक बनी रहीं। कई दिन बीत गए लेकिन ना तो संजीव ने फोन करने की जरूरत महसूस की और न ही बहू ने हाल चाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को सुधा जी ने अपने बेटे को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई तो संजीव ने कहा, माँ आज मैं बिजी हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को सुधा जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गईं और जल्दी उठकर बड़े जोश के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गईं। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटे में सब पकवान बना कर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम हो गए, सुधा जी उनके इंतजार में बैठी रहीं, लेकिन वह नहीं आए। सुधा जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और वो ना उठा पाई हो। देखा तो एक भी फोन नहीं आया था। इतना भी समय नहीं है उनके पास
कि अपनी माँ को याद ही कर लें। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आईं। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया। कहते हुए सोफे पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से वे उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थीं। नेहा उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए नेहा ने सुधा जी से कहा, आंटी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके। नेहा की बात सुनकर सुधा जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा नेहा? आंटी, आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किटी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप मारते हैं। आज शाम के लिए भी किटी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, आप कुछ ऐसा करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए सुधा जी ने नेहा की बात को टाल दिया। फिर नेहा बोली, आंटी, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। आपका जो दिल करता है आप वो कीजिए ना। जब सुधा जी घर लौटी तो सोचने लगी कि नेहा ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, यह कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी न थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए घर लौटी और नेहा को फोन करके किटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किटी पार्टी पर ले जाने के लिए नेहा जब सुधा जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। सुधा जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली सुधा जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज सुधा जी। उन्हें देखते ही नेहा बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हो। यह हुई ना बात। नेहा के साथ सुधा जी ने भी किटी ज्वाइन कर ली। यूं तो सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ सुधा जी की पहले भी बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना सुधा जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में सुधा जी किटी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वे खुश रहने लगी थी। उन्होंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर संजीव और अनीता आपस में बातें कर रहे थे। अनीता अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो, आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है। अपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझसे इन सब लोगों इतने लोगों का खाना नहीं बन पाएगा। अरे अनीता, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे और माँ के बनाए खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाते। आज जब सुधा जी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो संजीव का फोन आया। माँ, क्यों न इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाएं। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। दिवाली के बाद संजीव ने आज फोन किया था अपनी माँ को। सुधा जी हैरान हो गईं। इतने में उनकी बहू अनीता की आवाज आई, माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक है माँ। तो आप आ रही हैं ना माँ? नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। तुम अपना न्यू ईयर प्रोग्राम खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अपनी माँ से स्पष्ट सा जवाब पाकर अनीता और संजीव हैरान रह गए। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर सुधा जी
पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी। कैसे मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया। सोचते सोचते सुधा जी ने एक निर्णय ले लिया। बस अब और नहीं, अब अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी मैं। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर ही पटक गया। और तो और दोनों से एक फोन तक ना किया गया मेरा हाल चाल जानने के लिए। फिर कुछ देर में सब कुछ भुलाकर सुधा जी अपनी किटी में चली गईं। अगली किटी न्यू ईयर पर मनाने का तय किया गया, लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक थे। फिर नेहा ने पूछा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर पर पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? नेहा की बात सुनकर सुधा जी गहरी सोच में डूब गईं। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। सुधा जी की बातें सुनकर सब चौंक गईं। क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुधा जी दिल खोल कर हंसी तो नेहा कहने लगी, वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है आपने। तो इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रहे हैं अपने बेटे के घर? सुधा जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत मैं इस बार अपने घर से करूँगी, वो भी एक बढ़िया से सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तुम सब लोग सपरिवार मेरे घर आना, गेम्स, डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ होंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। सुधा जी की बातें सुनकर नेहा ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर सुनीता कहने लगी, आंटी आप किसी चीज़ का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर सुधा जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किटी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गईं और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर संजीव और अनीता माँ के मना कर देने पर परेशान हो गए। खाना पकाने के लिए कुक को बुलाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वह दोनों अगले दिन सुबह सुबह सुधा जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुधा जी और नेहा एक साथ घर पहुंच गईं। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर अनीता तो उन्हें देखती रह गई। तो संजीव ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज सुबह ही योगा क्लास में जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट भी रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए सुधा जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले आई। घर में घुसते ही संजीव कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। नहीं बेटा, मैंने अब तुम्हें बताया तो था कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में? अकेली तो हैं आप। संजीव झुंझलाते हुए कहने लगा। तो सुधा जी बोली, नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास।
अपनी किटी के फ्रेंड्स के साथ मेरी न्यू ईयर पार्टी है, तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। किटी का नाम सुनते ही अनीता का मुंह खुला का खुला रह गया और संजीव गुस्से में बोला, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही हैं आप, वो भी पिताजी के जाने के बाद। कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में भी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है, जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है, और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गंवा सकती। और फिर यह तुमसे किसने कह दिया कि इस उम्र में मैं पार्टी पर नहीं जा सकती? मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? इतना सुनते ही संजीव और अनीता के पसीने छूट गए। फिर संजीव ने अपना सुर बदल दिया, लेकिन माँ, न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए ना। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से कर दिया है बेटा। अब तो मुझे इस बात की भी आदत हो गई है। और अपने लोगों की बातें कर रहे हो तो नेहा है मेरे पास, अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले सुधा जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर संजीव और अनीता हक्के बक्के रह गए। माँ, ये सब क्या है? बेटा, तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वो पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बना कर रख दिया। संजीव गुस्से से बोला, बेटा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी जिंदगी पर और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए सुधा जी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गईं। अपनी माँ से दो टूक जवाब सुनकर अनीता और संजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।